किस तरह से बीजेपी मेहनत करती है, और एक शब्द जो है कि डिस्कनेक्ट, क्या जो जमीन से मायावती का डिस्कनेक्ट है, यही कुछ पहलू हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के, वो हम चंद्रशेखर आजाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, उनसे ही समझेंगे। तो अगर आप मुझे चंद्रशेखर आप सुन पा रहे हो ठीक से, आज आपका जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां पर मायावती का ऐलान होता है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और 2022 में वो सरकार भी यूपी में बनाएंगी। किस तरह से आप आंक रहे हैं उनके इस ऐलान को? देखिए, पहली बात तो मैं ज्यादा कुछ बहन जी पे बोलना नहीं चाहता हूँ। इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम अपना दल चलाते हैं आजाद समाज पार्टी, वो उनकी अपनी रणनीति हो सकती है। लेकिन जो आज हुआ है वो बहुत कुछ अच्छा नहीं। ये जब हर एक कार्यकर्ता महसूस करता है कि उनका लीडर उनके साथ खड़ा हो, जब सरकार द्वारा उनको जो है डराया धमकाया जा रहा हो, और ऐसे में एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ पीछे कर खींच लेना, सरेंडर कर देना, तो ये तो सरकार को तानाशाही करने की खुली छूट दे देना है। इसको वॉक ओवर भी कहते हैं। लेकिन मैं इसलिए बुआ जी पे ज्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि मैं झगड़ा नहीं करना चाहता उनसे। मैं तो अपनी पार्टी की रणनीतियों पे बात करता हूँ, अपनी नीतियों पे बात करता हूँ, तो इसलिए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में वो आज अच्छा नहीं है, वो चुनाव लड़ती, वो दलित पिछड़ों की पार्टी की नेता है, वो चुनाव लड़ती तो उनको मौका मिलता। कौन बना रहा है उनको जिला पंचायत अध्यक्ष? जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा था, उनकी इच्छा थी बहुत, उन्होंने। और बड़ी बात है, कोरोना काल में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, कम्युनिटी स्प्रेड जो हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि पंचायत का चुनाव हुआ, भीड़ इकट्ठा हुई, बहुत लोगों की जान गई, तो बहुत लोगों को उम्मीदें थी कि भाई हमें मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, लेकिन सब कुचला गया। बिल्कुल, तो मैं इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहता कि भाई जो उम्मीदें होती हैं कार्यकर्ता की, बहुत उम्मीदें होंगी क्योंकि जो पंचायत चुनाव उसमें लड़ा, लेकिन अब जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं वो नहीं लड़ रही हैं। अब शनिवार को वो हैं और नहीं लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम पे हमारे नामांकन तक दाखिल नहीं करने दिया जा रहा है। अभी खबर आ रही है कि 16 से 17 उसमें एक तरफा एक तरह से बीजेपी की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं। गोरखपुर से कुछ तस्वीरें आ रही थी। तो उस लिहाज से जब जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुनाव नहीं लड़ रही है बहन जी, तो वो क्या संकेत देना चाह रही हैं? क्या वो मेहनत नहीं करना चाह रही हैं? वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रही हैं कि आप 2022 की तैयारी करें। देखिए, 2022 में भी पहली बात तो सरकार रहेगी, सरकार के रहते चुनाव होगा, तो ये तानाशाही तो तब भी होगी। क्या आप 2022 का चुनाव तब इस वजह से नहीं लड़ेंगे कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है? ये तो सच है कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, और बीजेपी गुंडागर्दी बड़े पैमाने पर कर रही है, लोकतंत्र का दुरुपयोग कर रही है, पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। मैं तो जहां जहां हमारे जिला पंचायत के मेंबर जीते हैं, इन्होंने कई जगह पे समाजवादी के, बीएसपी के जिला पंचायत मेंबर है, उनको पीटा भी है, और आरएलडी वालों को भी, कांग्रेस वालों को भी, उनको जो है जबरन पे मुकदमे भी करे हैं। लेकिन सबसे बड़ी काम है कि अपने कार्यकर्ता से कनेक्शन नहीं है, एक जो कनेक्टिविटी बनी होती, कार्यकर्ता अपनी बात कह सके। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहता हूं कि अगर उनमें दम है तो हमारे किसी जिला पंचायत सदस्य को उठा के दिखाएं, या उसको ऐसे जिस तरह से अपमान किया गया कार्यकर्ता, उनको पीटा गया, उनको पीट के दिखाएं, तो हम बताएंगे उत्तर प्रदेश में कि जनता जो है कितनी ताकतवर है। बाबा जी को बता देंगे, बाबा जी ये समझ बैठे हैं कि उनको सत्ता में परमानेंट के लिए मिल गई है। ये गलत है, इसका दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग महंगा पड़ेगा। और प्रशासनिक अधिकारी भी जो सरकार के सारे पे कर रहे हैं, वो अधिकारी कर्मचारी भी याद रखें कि ये जो योगी जी की सरकार है, ये 6-7 महीने की सरकार है, इसके बाद नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश की जनता इसको उखाड़ फेंकेगी, तो फिर ये अधिकारी कर्मचारी कहाँ जाएंगे? स्नेह से कहा, तो आपने बड़े स्नेह से कहा कि बुआ जी के खिलाफ में ज्यादा कहना नहीं चाहता। हालांकि आपने काफी उनके सामने, बुआ जी के सामने भी बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन क्या वो अब बिल्कुल कार्यकर्ता से मिलती नहीं है? क्या वो जमीन पे प्रचार करती हुई तो वो नजर नहीं आती? कमाल भी इस तरह से हमें कह रहे थे। तो बुआ जी के साथ आपका गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वोट बैंक तो दोनों, आप दोनों का एक ही है। नहीं, देखिए, वो तो सर्जन के नारे पे काम करती हैं, सबके लिए काम करती है। मैं उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनको कोई नहीं पूछता है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जो जिनको कोई नहीं पूछता, जिनकी राजनीतिक भागीदारी नगण्य है, मैं उनके लिए काम करता हूं। तो आपने जैसा कहा कि वो कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जाती हैं,
तो मैं आपको बस जरा से जानकारी देना चाहता हूं निधि जी कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होता है, और जब वो कार्यकर्ता उसका विश्वास, उसका मनोबल टूट जाता है तो वो काम क्या करेगा। आगे 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, हम लोग 1 तारीख से साइकिल यात्रा, आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हैं, बहुजन साइकिल यात्रा, जिसके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है उत्तर प्रदेश में जो खामियां उनकी रही है, जो मैनिफेस्टो में वो लाए थे, वो जो उन्होंने किया है। और काफी सवाल पूछने हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आज कह दिया है कि वो 100 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। उसका फायदा होगा यूपी में आप लोगों को, या उसका क्या असर होगा? देखिए, मैं असदुद्दीन ओवैसी पे क्यों कुछ कहने लगा, भाई उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो बिहार में भी लड़े, वो यहाँ भी लड़ना चाहते, सबको अधिकार है। मैं कैसे रोक सकता हूँ या मैं कैसे आकलन करूं? भाई मैं भी अपना दल चलाता हूं, मुझे क्या मतलब है किसी पर टिप्पणी करने का। निधि जी देखिए, लोकतंत्र है, सबको आजादी है, खूब लड़े, 100 पे लड़े या 100 से ज्यादा पे लड़े या कम पे लड़े, उनकी पार्टी का फैसला है। लेकिन अच्छा ये है कि आजाद समाज पार्टी मजबूती से लड़ रही है और विकल्प की भूमिका में आ रही है, क्योंकि अब हम साइकिल यात्रा के माध्यम से जिस तरह से पिछले 4.5 साल बात कही उत्तर प्रदेश के अंदर बेहाल हुआ है, हम उसको जो है ना, उसकी पोल खोलने के लिए जनता के बीच जाएंगे और जनता को समझाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना बुरा हाल है। जी, अब मुझे 2-3 सवाल आपसे करने हैं। आपने कहा विकल्प की बात, आप कांचीराम का क्या विकल्प बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि आपने अपनी पार्टी को, आजाद समाज पार्टी, जब कांचीराम का जन्मदिन था 27 सितंबर, उस दिन आपने इस पार्टी का नामांकन किया, और अभी भी ट्विटर हैंडल में देख रही थी, उसमें भी कांचीराम जी की तस्वीर है आपके साथ। तो बसपा से आप अब कांचीराम जी को खींच रहे हैं अपनी तरफ। बड़ी पत्रकार हैं जी, आप एक बड़ी पत्रकार हैं, आपकी जानकारी दुरुस्त करता हूं। ये 15 मार्च को जन्मदिन था उनका, दिसंबर में नहीं था। कांचीराम निधि जी, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे नहीं, आप मुझे कान में और पीसीआर की आवाज आ रही थी। जी जी हाँ, 15 मार्च को उनका जन्मदिन है। मैं 15 मार्च को मैंने पार्टी की स्थापना की। बेसिकली मैंने मान्यवर कांशीराम साहब को इसलिए जो है मैं आदर्श मानता हूं, इसलिए वो, आप कह रही है कि मैं उनके अपनी तरफ खींच रहा हूं, नहीं, वो तो एक इतिहास है, वो एक योद्धा है जिन्होंने सिद्धांत दिए, और उन्हीं सिद्धांतों पर चल के ये भ्रष्टाचार और ये जो नफरत की राजनीति उत्तर प्रदेश और देश में चल रही है, उसको खत्म किया जा सकता है। उन्होंने तो उन लोगों को भी नेता बनाया जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिनके पैरों पे चप्पल नहीं थी, जिनके सर पे छत नहीं थी, उनको भी नेता बनाया। लेकिन आज क्या, तो सारी राजनीति पैसे की हो गई है। इसलिए मैं ये जो आपसे जिक्र कर रहा था साइकिल यात्रा का, तो अगर आप मुझे मौका देंगी तो मैं इस बात को थोड़ा सा जनता के बीच आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहूंगा। लेकिन मुझे आपसे 1-2 सवाल पूछने हैं। चंद्रशेखर, किस तरह से आप बीजेपी का मुकाबला करेंगे 2022 में? मैं आपसे जानना चाह रही हूँ किस तरह से आप मुकाबला करेंगे 2022 में, क्योंकि बीजेपी ने, देखिए, जब राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ, उस कार्यक्रम के लिए उन्होंने पहला प्रसाद महावीर जी के घर भेजा था। एक पार्टी की, जो बीजेपी पार्टी की जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, 41 सदस्यों में से 8 तो अनुसूचित जाति के हैं। अब जाटव समाज के कांता करदम को उपाध्यक्ष बनाया है, अशोक जाटव को कैबिनेट में जगह दे दी है। तो बीजेपी तो जो ये वोट है अनुसूचित समाज का, उस ओर किस तरह से मेहनत कर रही है? कमाल ने भी इस शब्द का प्रयोग किया, मेहनत कर रही है। आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं? लेकिन ये जो अनुसूचित जाति का जो समाज जिसका जिक्र आप कर रही हैं, जिसको शेड्यूल कास्ट दलित जाति कहा जाता है, ये अब बेवकूफ ज्यादा नहीं रही है। ये प्रसाद खाने के लिए नहीं, अपने अधिकार मांगने के लिए। प्रसाद तो हम उनको खिला देंगे, पूरे भाजपा के लोग आ जाए, उनको प्रसाद दलित समाज के लोग खिला देंगे, लेकिन हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे मुद्दे शिक्षा, जैसे एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है जिससे कि लोग सवाल ही ना पूछे। प्रमोशन में रिजर्वेशन, जैसे भूमिहीन लोगों को जमीन, आर्थिक सशक्तिकरण कैसे होगा गरीबों का, जैसे बैकलॉग और नई नियुक्तियां, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें घोटाले हो रहे हैं, जैसे लेखपाल भर्ती में उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं का सशक्तिकरण पे कोई काम नहीं हो रहा है। योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री जिनके, ठीक है, आप ये बताइए, अब अखिलेश यादव नहीं है, बिल्कुल, अखिलेश यादव से बातचीत हुई है क्या? मैं क्या कह रहा हूं, अभी हमारी तैयारी आप सुन लीजिए, फिर मैं आगे की बात आपको बताता हूं। आम आदमी सुरक्षित नहीं है, आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। आरक्षण जो नियम 69,000 शिक्षकों की भर्ती में दलितों और पिछड़ों का हक खा गई सरकार। महंगाई चरम पे है, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है, पास आते रहेंगे किसानों के खिलाफ। जी,
तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर किसान है, किसान जवाब देंगे, किसान तैयार बैठे हैं। सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी और जो उनकी हालत है इस समय, उनकी जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका जवाब मिलेगा। मैं आपसे बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ, देखिए अखिलेश यादव से क्या आपकी बात हो गई है? अब ये संकेत तो मिल गए छोटी पार्टियों के साथ, लेकिन कुछ सीटों पर या कुछ चर्चा हो गई कि नहीं? देखिए मैं यही तो बता रहा हूँ ना, पहले मैं अपने मुद्दे आपके सामने रख दूं। आपका एक बड़ा प्लेटफार्म है, आज करोड़ों वंचित वर्ग के लोग इसको सुन रहे हैं, उनको जानकारी जानी चाहिए कि एनडीटीवी के प्लेटफार्म से आज उनके हक की बात हो रही। तो जातिगत जनगणना जो SC/ST OBC का बड़ा मामला है, मैं सियासत की बात कर रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ, अखिलेश यादव से आपकी बातचीत हुई? क्या कुछ सीटों पे चर्चा हुई? सहारनपुर को लेकर, मेरठ को लेकर? जी जी जी, मैं क्या कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश क्राइम कैपिटल हो गया है। आप बताइए, एक आदमी घर से निकल के सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आम आदमी कैसे सुरक्षा होगी? योगी जी तो नहीं कर सकते हैं। योगी जी को तो ये भी नहीं पता क्या महंगाई बढ़ गई है, उनके घर का सामान कहां से आता है, वो तो सरकार के खाते से आता है। गरीब का सामान कहां से आता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, देखिए मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपसे भी सियासी सवाल पूछ रही हूँ। लोगों की दिलचस्पी इसमें यह है कि आप अखिलेश यादव से आपकी क्या कुछ चर्चा हो गई है कि नहीं हुई है? कुछ सीटों की भी बात हुई? अच्छा, मीडिया का प्लेटफार्म ही प्रचार करने के लिए है, अपनी बात को रखने के लिए है। अखिलेश यादव जी से, जैसा मैंने कहा, चुनाव जब आएगा, जिसके साथ गठबंधन होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। वार्ता तो राजनीतिक दल सबके साथ करते रहते हैं, जिनसे उनके जो लोग उनसे जुड़े हुए लोग हैं या उनकी विचारधारा जुड़े हुए लोग हैं। अब जैसा समय चल रहा है ऐसे में भी लोगों से वार्ता हो रही, जिस तरह तानाशाही चल रही है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से सरकार जो है प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग करके, पुलिस का जो है, ऐसा अगर बीजेपी को ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते, चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे कह देते कि भाई हमें जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने हैं, विपक्ष के लोग ना चुनाव लड़े। और जिनको वॉकआउट। अच्छा, आखिर में एक सवाल कि क्या कांग्रेस में जो प्रियंका गांधी आपसे मिलने आई थी जब आप बीमार पड़े थे, अब कांग्रेस के साथ क्या कुछ, अखिलेश तो कह रहे हैं बड़ी पार्टी के साथ नहीं करेंगे, आपकी क्या राय है कांग्रेस के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर? संक्षेप में आखिरी सवाल है ये। देखिए, आपका आखिरी सवाल है, मगर मैं आपको सीधे तौर पे बता रहा हूं कि मैं अपनी साइकिल यात्रा को लेकर ज्यादा काम कर रहा हूं, जो बहुत जरूरी। आम आदमी तक बात जाएगी तभी ये सरकार बदलेगी। तो कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, समाजवादी बड़ी पार्टी है, बसपा भी बड़ी पार्टी है, सब बड़ी पार्टी है। हम कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज के और हम अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बेहाल है। कुछ बातचीत हो सकती है नहीं? कोई वर्ग, निधि जी एक मिनट दीजिए, कोई वर्ग जो है वो खुश नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार से या देश की भाजपा सरकार से। आज सुबह ही कुछ उद्यमियों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा क्या हाल है, तो उन्होंने बताया कि साहब 60,000 पेट्रोल स्वामी हैं, 15 लाख लोगों को रोजगार देते हैं, पेट्रोल पे एक साल में 29 रुपए और डीजल पे 27 रुपए बढ़ गए हैं उनके खर्चे। आप विपक्ष में हैं तो सरकार पे सवाल उठाना लाजमी है, और आप अपनी साइकिल यात्रा निकालें। समाजवादी पार्टी का तो साइकिल सिंबल ही है, तो कई इससे भी संकेत मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे सामने रखने के लिए।